नमस्कार दोस्तों, प्रेरक कहानियाँ में स्वागत है आपका। आप सभी से अनुरोध है कि कहानी अंत तक पढ़ें और अगर पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। हमारी आज की कहानी है भटकन। शाम की दिया बाती कर चित्रा बैठी ही थी कि मोबाइल की घंटी बज उठी। मोबाइल उठाते ही उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। फ़ोन दिवाकर का था। हेलो, उसने कॉल रिसीव करते हुए कहा। उधर से फिर परिचित सी आवाज़ आई। हेलो चित्रा, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? चित्रा ने सहर्ष पूछा। मैं भी अच्छा हूँ, 3-4 दिन के लिए आया हूँ। तुमसे मुलाकात हो सकती है? देखती हूँ, कोशिश करती हूँ, चित्रा ने खुशी जाहिर करते हुए कहा। ठीक है, फिर कल जहाँ पहले मिला करते थे वहीं मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। ठीक है, कहकर चित्रा ने फ़ोन रख दिया। मन में एक अजीब सा हर्ष का भाव उठा। दिवाकर से मिलने की बात सोचकर मन रोमांटिक सा हो गया। इसी सोच में डूबी ही थी कि डोरबेल सुनाई दी। अरे, लगता है सारांश आ गए, सोचते हुए वह दरवाजे की ओर बढ़ गई। दरवाज़ा खोला तो सारांश मुस्कुराते हुए भीतर आया। कहाँ थी? देर लगी दरवाज़ा खोलने में। कुछ नहीं, अंदर थी, आ ही रही थी, कहकर चित्रा रसोई की तरफ चली गई। थोड़ी देर में हाथ में पानी का गिलास लेकर लौटी तो सारांश सोफे पर पसर चुका था। अरे क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है? चित्रा ने कुछ चिंतित भाव से पूछा। तबीयत तो ठीक है, पर ऑफिस में काम कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। कल मुझे 2 दिन के लिए दिल्ली जाना है ऑफिस के काम से, कहकर सारांश ने पानी का गिलास ले लिया। कब निकलना है? चित्रा ने पूछा। कल दोपहर ही निकलना है। सुबह ऑफिस जाऊंगा, वहाँ से 4-5 लोग एक साथ ही जाएंगे। 2 दिन बाद की वापसी है। अब जल्दी से चाय पिला दो और फिर मेरा सामान रख दो। अच्छा, कहकर चित्रा चाय बनाने चली गई। अब दिवाकर से निश्चिंत भाव से मिल सकूंगी, यह सोचकर उसकी खुशी दुगनी हुई जा रही थी। झटपट चाय बनाकर कमरे में ही ले आई। सारांश कपड़े बदलकर बेड पर ही बैठ गया था। दोनों ने चाय पी, फिर चित्रा सारांश का बैग तैयार करने लगी। रात खाना खाकर लेटी ही थी कि सारांश ने उसके समीप आकर उस पर हाथ रखा तो वह मुस्कुरा दी। बिना विरोध के वह पति के प्रति समर्पित थी, पर यह समझना उसके लिए मुश्किल था कि इस समीपता का आधार उनकी ज़रूरत मात्र था या फिर मजबूरी, क्योंकि पिछले 19 साल से इस समीपता में उसने सारांश का जुड़ाव तो कभी महसूस ही नहीं किया। जो कुछ था बस देह तक सीमित था, मन तो कभी जुड़ा ही नहीं। सारांश के स्पर्श में उसे प्यार की अनुभूति कभी नहीं हुई। दोनों बस साथ जी रहे थे, बिना किसी शिकायत के एक दूसरे की ज़रूरत पूरी किए जा रहे थे। थोड़ी देर बाद सारांश करवट बदलकर सो गया, पर आज चित्रा की आंखों में नींद नहीं थी। मन था कि सुबह की प्रतीक्षा कर रहा था ताकि वह दिवाकर से मिल सके, और दिमाग अतीत के पन्ने पलट रहा था। उसे स्मरण हो आया, शुरू से ही सारांश बहुत शांत और गंभीर स्वभाव का रहा, हमेशा चुपचाप रहने वाला। उसकी अपेक्षाओं से परे था सारांश। वह खिलखिलाकर हंसना चाहती, ढेरों बातें करना चाहती, अपनी लिखी कविताएं सुनाना चाहती, पर सारांश कम बोलता, बिना किसी प्रतिक्रिया के उसकी बातें सुन लेता। कभी कभी उसे लगता उसका पति संवेदनाहीन है, जिस पर उसके प्रेम का प्रभाव ही नहीं पड़ता। वह कभी नाराज होती तो कभी रूठ जाती। ऐसे में सारांश एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सरल भाव से उसे सॉरी बोलकर मना लेता। वह चाहकर भी कोई शिकायत न कर पाती, क्योंकि सारांश किसी भी चीज़ में उसे शिकायत का मौका ही ना देता। बस खलती थी तो उसकी खामोशी, उसका अपने में सिमटा रहना, जिसका कारण वह बहुत चाह कर भी नहीं जान पाई थी। एक दिन छोटी ननद ने उसे कहा, भाभी, दादा पहले ऐसे नहीं थे। वह बहुत खुश मिजाज और मस्त मौला थे। उनका स्वभाव किसी का भी दिल जीत लेता। लेकिन कॉलेज के समय में जब MBA कर रहे थे, तब एक दोस्त, कहते कहते वह रुक गई। क्या हुआ उस दोस्त को, बताइए न दीदी, कहते हुए चित्रा ने पूछा। तभी पीछे से आकर खड़ी हुई सास ने उन्हें टोक कर कहा, अरे क्या ईशा,
पुरानी बातें लेकर बैठी है। अभी तो सब ठीक है ना, आगे भी ठीक हो जाएगा। पर चित्रा ने फिर जिद की। बताइए ना दीदी, क्या हुआ दोस्त को? इस पर सास ने उसे समझाते हुए कहा, कुछ नहीं बहू रानी, इसका एक दोस्त था जिसके साथ खूब पटती थी उसकी, समझ ले जिगरी दोस्त था। अचानक दोनों में किसी बात को लेकर अनबन हो गई और वह अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर विदेश चला गया। बस तब से सारांश का स्वभाव बदल गया और कुछ नहीं है। हाँ भाभी, तब से दादा ऐसे हो गए हैं। अब आप ही हैं जो उन्हें फिर से पहले जैसा बना सकती हैं। आप कोशिश कीजिए, हम आपके साथ हैं। कहकर नंद चुप हो गई। चित्रा को बात अटपटी सी लगी, पर उसने स्वीकार कर ली। फिर वह और अधिक प्रयास में जुट गई सारांश के करीब आने के, ताकि उसके मन की गांठों को खोल सके। लेकिन सारांश पुरानी बातों का जिक्र होते ही चुप हो जाता और चित्रा कुछ न कर पाती। फिर उनकी ज़िंदगी में दिवाकर आया, जो उनकी ही सोसाइटी में रहता था। एक दिन सोसाइटी की मीटिंग में सारांश दिवाकर से मिला और उसे लेकर घर आया और चित्रा से बोला, देखो चित्रा, यह दिवाकर है, यही सोसाइटी में रहते हैं, इन्हें भी लिखने का शौक है, तो सोचा तुमसे मिलवा दूँ। तुम एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान कर सकते हो। चित्रा बहुत खुश हुई। उसने दिवाकर से उसके लेखन के बारे में जानना चाहा, तो पता चला वह भी कविता ही लिखता है और मंच पर कविता पाठ भी करता है। यह सुनकर तो चित्रा और भी उत्साहित हो गई। दिवाकर ने उसे अपनी कुछ पुस्तकें भी पढ़ने को दी, जिन्हें चित्रा ने कई बार पढ़ा। धीरे धीरे उसका दिवाकर से मिलना शुरू हो गया, उसके घर जाना शुरू हो गया, कभी किताब लेने के बहाने तो कभी देने के बहाने। दिवाकर अपनी माँ के साथ रहता था। अकेला बेटा होने के कारण माँ की सारी देखभाल वही करता था। चित्रा के आने से दोनों के जीवन में बदलाव आ गया। चित्रा दिवाकर की गैर मौजूदगी में भी उसके घर चली जाती, कभी कभी कुछ खाने का सामान बना कर ले जाती। दिवाकर माँ को चित्रा के साथ खुश देखकर संतुष्ट था। दोनों जब मिलते कविता लेखन पर चर्चा करते। चित्रा दिवाकर से बात करके बहुत खुश होती। एक मित्र, एक प्रशंसक का जो भाव वह सारांश में तलाशती थी, वह अचानक दिवाकर में मिलने लगा। मन की हर बात कहने को आतुर रहती। मिलने का क्रम धीरे धीरे रोज में बदल गया। शाम को बेटे को लेकर पार्क जाती तो दिवाकर भी वहीं आ जाता। दोनों वहीं बैठ अपने मन की बातें साझा करते। कब एक दूसरे के करीब आ गए पता ही न चला। चित्रा के मन में प्रेम का वह बीज अंकुरित हो उठा, जो सारांश की नीरसता के कारण सुप्त प्राय हो चुका था। सारांश के साथ महज आवश्यकताओं की पूर्ति का रिश्ता उसे बोझिल महसूस होने लगा। दिवाकर उसकी भावनाओं का आदर करता था। दोनों के बीच उपजता आत्मिक प्रेम स्पर्श की सीमाओं से मुक्त था। चित्रा के प्रति सारांश की उदासीनता जानता था वो, लेकिन अपने प्रेम को व्यक्त नहीं कर पाया था। एक दिन चित्रा ने ही पहल की, दिवाकर जी, हम इस तरह कब तक मिलते रहेंगे? हमारे इस बिना नाम के रिश्ते का क्या अंजाम होगा? क्या हम इसे कोई नाम दे पाएंगे? डरती हूँ लोग बातें न बनाने लगें। यही हलचल मेरे मन में भी है। आप जैसा जीवन साथी मिल जाए तो मैं बहुत सुखी रहूँ। मेरे लेखन और साहित्य को समझने का गुण है आप में। आपको भी मैं लेखन की ऊंचाई पर देखना चाहता हूँ, परंतु ये भी सच है कि आप शादीशुदा हैं और सारांश वो बहुत अच्छे इंसान हैं। आप पर कितना भरोसा करते हैं, उस भरोसे को तोड़ना क्या उचित होगा? हम प्रेम में छल तो नहीं कर सकते किसी के साथ। आपकी भी कई जिम्मेदारियां हैं अभी। फिलहाल हमें अपनी भावनाओं को संभालते हुए इस अनायास बने रिश्ते को विराम देना चाहिए और अपने कविता लेखन पर ध्यान देना चाहिए। जितना मिलेंगे भावनाएं बढ़ती जाएंगी। आपके साथ बिताया हुआ वक्त एक जमा पूंजी की तरह मेरे साथ रहेगा। कहकर दिवाकर खड़ा हो गया। चित्रा आंखें फाड़े उसकी तरफ देखकर सोच रही थी, क्या कोई पुरुष इस तरह वासना रहित प्रेम कर सकता है? दिवाकर के प्रति मन में आदर भर आया। बेटे को लेकर घर की ओर चल दी। किसी काम में मन नहीं लग रहा था। एक तरफ दिवाकर से प्रेम की चाह और दूसरी तरफ सारांश से रिश्ता। प्रेम केवल दैहिक संबंध तक सीमित नहीं होता,
काश सारांश से ही प्रेम की ये आत्मीयता मिल जाती तो मन इस तरह चंचल होकर किसी और की तरफ नहीं भागता। रात को लिखने बैठी तो मन में उमड़ते प्रेम और विरह के भावों को अपनी कविताओं में समेट दिया। अगले दिन छुट्टी थी। वह देर से सोकर उठी, नहा धोकर तैयार हुई, जल्दी जल्दी नाश्ता बनाकर मेज पर लगा ही रही थी कि दिवाकर की आवाज़ सुन चौंक पड़ी, जो सारांश के साथ अंदर आ रहा था। मुझे आपसे कुछ विशेष बात करनी है। दिवाकर के शब्द कान में पड़े, वह घबरा उठी। कहीं हमारे रिश्ते के बारे में तो? आइए पहले नाश्ता करिए, फिर बात भी हो जाएगी। सारांश ने उसे ज़बरदस्ती नाश्ते की प्लेट थमा दी। चित्रा के हाथ कांप रहे थे, दिल तेजी से धड़कने लगा था। नाश्ता कर वे लोग बाहर बरामदे में बैठ बातें करने लगे। सास भी वहीं बैठी थी। चित्रा ने बाहर से सुनने का प्रयास किया पर सुन नहीं पाई। उसी शाम दिवाकर का मैसेज आया, किसी काम से जा रहा हूँ, आज मिल नहीं पाऊँगा, कल मिलूँगा तुमसे। चित्रा पूछ ना पाई कि सारांश से क्या बात हुई। अगले दिन दिवाकर मिला तो खुश होकर बताया कि उसकी कविताओं को अपनी नई किताब में छपवाने वाला है, जिसकी अनुमति सारांश ने दे दी है। चित्रा को सहसा यकीन ना हुआ कि सारांश मान गया है। 2 दिन बाद दिवाकर घर आकर उसकी कविताओं की डायरी ले गया। चित्रा बेहद खुश थी कि उसकी लिखी कविताएं भी छपेंगी। दिवाकर 1 सप्ताह के लिए दिल्ली गया था, कहीं इंटरव्यू था उसका। 2 दिन बाद मैसेज आया कि नौकरी मिल गई है, तुरंत ज्वाइन करना है, फुर्सत मिलते ही आऊँगा। चित्रा निश्चिंत सी हो गई कि उसे कुछ समय मिलेगा ये तय करने के लिए कि वह क्या निर्णय करे। सारांश को छोड़कर दिवाकर के साथ एक नई शुरुआत करे या मन में उपजे प्रेम को भूल जाए। दिवाकर से अलग होना स्वीकार नहीं कर पा रही थी और सारांश, उससे भी तो बहुत लगाव है, कैसे छोड़कर जा पाएगी। और बंटी का क्या दोष। एक अजीब सा असमंजस घिर आया था मन में। उस दिन चित्रा सारा काम समेटकर बेटे के लिए दूध गर्म कर रही थी। कमरे में जाते हुए सास की आवाज़ सुनाई दी। वो सारांश को समझा रही थी, चित्रा का इस तरह दिवाकर से मेलजोल ठीक नहीं। कहीं कुछ, ओहो माँ, आप भी क्या क्या सोच लेती हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे पूरा भरोसा है चित्रा पर। मेरी चित्रा ऐसी नहीं है। दोनों अपने लेखन के कारण बातचीत करते हैं तो क्या हुआ, अच्छा है, चित्रा की पहचान बनेगी इससे। आपने देखा नहीं आजकल कितनी खुश रहती है। वो तो ठीक है बेटा, मैं बस यही कह रही हूँ कि तुम पहले ही एक बार धोखा खा चुके हो, इसलिए थोड़ा सचेत रहना चाहिए। चित्रा जड़वत हो गई, कमरे में आकर धम्म से बैठ गई। इतना भरोसा करते हैं सारांश, और मैं ये क्या करने चली थी। और माँ जी किस धोखे की बात कर रही थी। आधी नींद की अवस्था में ही वह बड़बड़ाने लगी। सारांश ने एकाएक उसे हिलाया तो वह चौंक कर उठ बैठी। क्या हुआ, कोई सपना देख रही थी, क्या बड़बड़ा रही थी। सारांश ने पानी का गिलास थमाते हुए पूछा। नहीं, कुछ नहीं। बात बनाते हुए चित्रा ने पानी पिया और चुपचाप लेट गई। विचारों की उथल पुथल लिए वह सो गई। सुबह सारांश ने कहा, चित्रा, माँ यहाँ नहीं है, तुम अकेले हो जाओगी। ऐसा करो, बंटी को स्कूल से लेकर अपनी मम्मी के घर चली जाना, परसों लौटूंगा तो ले लूँगा वहीं से। ठीक है, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं विकास भैया को बुला लूँगी। सारांश के जाने के बाद चित्रा अलमारी से कपड़े निकालने लगी। तभी किनारे रखा एक फोल्डर हाथ से लगकर ज़मीन पर गिर गया। फोल्डर से एक डायरी और कुछ तस्वीरें बिखर गईं। चित्रा जल्दी से सब समेटने लगी। तस्वीरें देखते ही वह हड़बड़ा गई। तस्वीरों में सारांश किसी लड़की के साथ था। तो क्या सारांश किसी और से प्यार करता है? तो शादी मुझसे क्यों की? वह बुदबुदा उठी। सारे काम छोड़कर डायरी के पन्ने पलटने लगी। कितनी ही शायरी, मुक्तक और कविताएं लिखी थी सारांश ने उस लड़की के नाम से, जिसका नाम ही कविता था। कितने ही पेजों पर उसके साथ बिताए पलों के एहसास लिखे हुए थे। और वो पेज जिस पर सारांश ने लिखा था कि कविता आज उसका साथ छोड़कर किसी और से शादी कर रही है,
बुरी तरह टूट गया हूँ मैं। ओह, तो ये वजह मेरी कविताओं के प्रति सारांश की उदासीनता की। वह बुदबुदाई। अगले ही पेज से उससे शादी का जिक्र करते हुए लिखा था, चित्रा के साथ घर बसाकर एक नई शुरुआत कर रहा हूँ। उसे पूरी तरह खुश रखूँगा, पर क्या वो सब कर पाऊँगा जो कविता के लिए करके धोखा मिला? चित्रा की आंखें नम हो गईं। वह एक एक पेज पढ़ते हुए पलटती गई। नज़र उस पेज पर ठहर गई जो कुछ दिन पहले ही लिखा गया था। चित्रा को दिवाकर से मिला तो दिया है, पर एक डर और विश्वास के बीच द्वंद्व चल रहा है। चित्रा के व्यवहार में एक बदलाव महसूस कर रहा हूँ। कैसे बताऊँ उसे कि मुझे भी कविता लिखने का शौक़ था। प्रेम पर कितनी पंक्तियाँ लिखी हैं, पर एक कविता शब्द ने मेरे मन को नीरस बना दिया। कहीं चित्रा भी तो कविता की तरह? आगे चित्रा से पढ़ा न गया। डायरी बंद कर दी। उफ, मैं क्यों नहीं समझ पाई इस निश्चल प्यार को। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी। आपका विश्वास नहीं तोड़ूंगी, सोचते हुए उसने आंसू पोंछ लिए। डायरी यथास्थान रख खाना बनाया और तैयार हो गई। बंटी स्कूल से आया। उसे खाना खिलाकर दिवाकर से मिलने चल दी। 4 बजे थे। दिवाकर बेंच पर बैठा उसी का इंतजार कर रहा था। बंटी को झूले के पास छोड़ वह उधर ही आ गई। थोड़ी देर इधर उधर की बातचीत के बाद दिवाकर ने बैग से डायरी निकाल उसकी ओर बढ़ा दी। ये आपकी अमानत लौटानी थी। मुस्कुराकर चित्रा ने पूछा, कोई कविता पसंद आई? छापने लायक? बिल्कुल। 6 रचनाएं चयन की गईं और 5 अगले संकलन के लिए। आपने लेटेस्ट जो विरह गीत लिखे हैं वो तो बहुत बढ़िया हैं। बैग से निकाल किताब चित्रा के हाथ में थमाते हुए दिवाकर बोला, अरे ये छप गई? चित्रा चहक कर बोली, जी हाँ, देखिए तो, दिवाकर ने कहा। चित्रा ने नज़र डाली। विरह के प्रेम गीत। वह जल्दी जल्दी पन्ने पलटने लगी। चेहरे पर खुशी झलक रही थी। दिवाकर ने उसे इस नई शुरुआत के लिए बधाई दी। उसने भी आभार जताते हुए कहा, आपके साथ और प्रेरणा से ही मुझे ये अवसर मिला है, पर आगे का क्या सोचा है? आगे भी हमारा प्यारा सा रिश्ता ऐसे ही बना रहेगा चित्रा। आप अच्छा लिखती रहिए और मैं छपवाता रहूँगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि यह रिश्ता कोई गलत मोड़ ना ले। सारांश के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाने का प्रयास कीजिए। उस कारण का पता लगाइए जिसकी वजह से सारांश आपके लेखन के प्रति नीरस है। आप कुछ मत बताइएगा सारांश को, इस बारे में मैं खुद आकर मिलूँगा। बिल्कुल सही कहा आपने, चित्रा ने मुस्कुरा कर कहा और उठ खड़ी हुई। चलती हूँ, अभी मेरे भाई आने वाले हैं। मैं आज माँ के घर रहूँगी। सारांश दिल्ली गए हैं, परसों शाम आएंगे। ठीक है, फिर परसों शाम को मिलते हैं। कहते हुए दिवाकर भी खड़ा हो गया। दोनों अपने अपने रास्ते पर चल दिए। चित्रा बेहद खुश थी। 2 दिन माँ के घर रह सुबह जल्दी ही लौट आई। शाम का बेसब्री से इंतजार करने लगी। वह सारांश को बताना चाहती थी कि विरह भी प्रेम का ही अंग है। विरह प्रेम को परिपक्व बनाता है, इसलिए प्रेम में विरह को भी खुशी से स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि यही जीवन है। अच्छा हुआ समय रहते ही मन को भटकने से पहले ही संभाल लिया। उसका एक गलत निर्णय कितने लोगों के जीवन पर असर डालता। उसके मन के सारे द्वंद्व समाप्त हो गए थे। अब उसे सारांश पर बहुत प्यार आ रहा था। अगले सप्ताह माँ जी भी वापस आ जाएंगी दीदी के साथ। वह उन दोनों की मदद से सारांश को समझाएगी कि बीती बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए, यथार्थ में जीना चाहिए। कविता के दिए धोखे को एक कटु अनुभव समझकर भूल जाना ही उचित है। जीवन में बहुत कुछ नहीं मिल पाता, उस अभाव के दुख में मिले हुए को नज़रअंदाज कर देना समझदारी नहीं। उसने निश्चय किया कि सारांश के मन से कविता शब्द की नफरत निकाल कर ही रहेगी और उसके साथ एक नए संपूर्ण समर्पण भरे जीवन की शुरुआत करेगी। सही कहा था दिवाकर ने, जो प्रेम प्राप्त हो जाए उसका सुख स्थायी होता है, लेकिन जो प्रेम विरह में रहकर किया जाता है उसका सुख चिरस्थायी होता है। धन्यवाद दोस्तों कहानी अंत तक पढ़ने के लिए, और आपसे फिर आग्रह करती हूँ कि कहानी पसंद आई है
तो लाइक अवश्य कर दें और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट लिखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसी से हमें प्रोत्साहन मिलता है। जल्दी ही एक नई कहानी के साथ आपसे फिर से मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।